अगर राहु वीनस के साथ आ जाता है, मार्स के साथ वीनस आ जाता है, तो भी बोलते हैं कि इट गिव्स यू द चांसेस टू गेट इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स। वीनस क्या है? वीनस है रोमांस, मार्स है उसको उस इच्छा को एग्जीक्यूट करना, है ना। तो ठीक है, वो यार अपना जो आपके पास जो पार्टनर है आप डेडिकेटेडली उसके साथ भी तो इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। ये जरूर थोड़ी कि आप सब जगह ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मार्स का साथ होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन राहु अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो राहु कहता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मैं नॉर्मल सोसाइटी के रूल मानूंगा ही नहीं। जब भी बृहस्पति ट्रांजिट का बृहस्पति वीनस को देखे, चाहे 7वीं दृष्टि से, चाहे 5वीं दृष्टि से, चाहे 9वीं दृष्टि से, वीनस का समय शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी हमने बात करी एक्टिवेशन एज की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एक्टिवेशन एज में ही अपना काम करेगा। इसका अगर ऐसा ही होता तो सबकी शादी तो 25 में होती है, फिर वेट करना पड़ता 37-38 तक। वैसे तो मरकरी मल्टीप्लायर इफेक्ट डालता है, लेकिन 6 नंबर साइन का यानी कन्या का मरकरी अगर साइलो में चला गया, अगर कोई और प्लैनेट सपोर्टिव नहीं है, तो ये अपने पार्टनर के लिए इतना चूजी हो जाते हैं कि उनको वैसा ही चाहिए। उसके चक्कर में लाइफ में बहुत लंबे समय तक इनको लोनलीनेस के साथ रहना पड़ता है। एग्जांपल देके बताता हूँ। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। आज मैं आप सभी के लाइफ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट को एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ। आप सभी की नहीं, मेरी लाइफ के भी, हम सबकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेशनशिप, मैरिज। कुंडली में 7th हाउस पार्टनरशिप और मैरिज का है, केंद्र हाउस उसे कहा गया है। तो कहीं ना कहीं तो रिलेशनशिप हमारी लाइफ की वो सेंटर है। अभी जो समय चल रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस बहुत से लोगों के पास होते हैं। जैसे आज के मेरे गेस्ट ने कहा कि वीनस वही है, बस टाइम अलग है। कैसे कुछ प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रिलेशनशिप प्रॉब्लम दिखाएंगे। आज के पॉडकास्ट में हमने यही जानने की कोशिश की है, वीनस के अलावा और कौन से प्लैनेट्स का रोल होगा, वीनस के साथ किस प्लैनेट की युति होगी जो कि ये प्रॉब्लम शो करता है। साथ ही साथ मैंने हैप्पी मैरिज के प्लेसमेंट्स भी डिस्कस किए हैं। कैसे कुछ मैरिजेस इतना हैप्पी यूनियन होता है, थ्रू आउट देयर लाइफ दे आर सो हैप्पी। ये कोई व्यक्ति अपनी कुंडली में कैसे लेकर आता है, नवांश का क्या रोल है, ये सब आज मैंने डिटेल में बात की है। बहुत ही डिटेल डिस्कशन है, बहुत सारे रूल्स आज हमें मिले हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना और सारे रूल्स अपनी कुंडली से, अपने पार्टनर की कुंडली से मैच करना। और देखिए, ऐसे पॉडकास्ट का इंटेंशन सिर्फ आपको वो क्लैरिटी देना है। इफ़ यू आर अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी सीकर, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा अपनी कुंडली से ये सब मैच करना और अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी लेकर आना। एंड फॉर दिस वंडरफुल डिस्कशन एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, और उनकी जो डेप्थ है, जिस तरह से वो एस्ट्रोलॉजी समझाते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है और आई एम श्योर आपको भी उतना ही अच्छा लगता है। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन हनीश बग्गा ऑन स्पीकिंग ट्री। हनीश सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सर ज्योतिष को अप्रोच करने के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, रिलेशनशिप उनमें से एक है। आज हम रिलेशनशिप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा मैं उठा रही हूँ आज के इस पॉडकास्ट में, मल्टीपल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं रिलेशनशिप की या वीनस की नेगेटिव साइड्स को ही एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ। जो हमने पहले पॉडकास्ट किए हैं उनमें हमने वीनस की ब्यूटी को डिस्कस किया है कि कैसे वीनस आपको वो सारी कंफर्ट्स देता है लाइफ की। बट आई थिंक सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। जब लोगों के मन में इतना डाउट होता है कि क्या मैं जिस व्यक्ति से प्यार करता हूँ, क्या वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, क्या वो भी उतना ही इन्वेस्टेड है मेरे अंदर। एंड यू नो, एज वी वर डिस्कसिंग कि कुछ लोगों के चार्ट ही उनकी स्टोरी बताते हैं कि they are very good at handling multiple people। तो आज हम कुछ ऐसे योग आपकी कुंडली में, आपके पार्टनर की कुंडली में आप मैच कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। सर के जो हमेशा शॉर्ट रूल्स होते हैं जो आपको बताएंगे कि क्या आपके चार्ट में भी, क्या आपका वीनस भी अफ्लिक्टेड है जो आपको या आपकी कनेक्शन को खराब कर सकता है। तो सर मैं वीनस से ही स्टोरी की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि वीनस इज़ द कारका ऑफ लव। तो क्या प्लेसमेंट्स होंगी वीनस की, कैसे हम ये कुंडली में देखेंगे कि अफ्लिक्शन हो सकता है प्रेम प्रसंगों में।
देखिए टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होता जा रहा है, क्योंकि देखिए और ये क्यों रिलेवेंट होता जा रहा है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में अपने व्यूअर्स को एक बैकग्राउंड देता हूँ। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले भी वीनस खराब ही होता था। ऐसा नहीं है कि उन लोगों का किसी का खराब नहीं था, लेकिन उस वक्त वैसा ओपन कल्चर नहीं था, वैसे टूल नहीं थे जैसे आजकल सोशल मीडिया सबके पास है, प्राइवेट स्पेस है। पहले एक घर में जॉइंट फैमिली थी, सारे बहन भाई बच्चे सब साथ रहते थे, चाचा के, ताया के, सबके, तो सब अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते थे। धीरे धीरे ये अलग होना शुरू हुआ, लीनियर फैमिली में आया, स्पेस मिला, सोशल मीडिया मिला, इंटरनेट मिला, ओपन कल्चर आया। आप सीरियल्स देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं, सब जगह यही तो सब चल रहा है, OTT वगैरह पे सब पे यही तो चल रहा है। तो एक्चुअली फीड क्या हो रहा है, यही चीज़ें फीड हो रही हैं। वन, तो पुराने वाले लोगों के साथ ये समस्याएं नहीं थी, आज वालों के साथ ये समस्याएं थोड़ी बढ़ गई हैं। दूसरा, पहले क्या था, वर्क का डिवीज़न था। हमारी मदर काम नहीं करती थी, वो घर में ही रहती थी, घर ही संभालती थी, क्योंकि फैमिली बड़ी होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी ना, तो सबको टेक केयर करना पड़ता था। आजकल लीनियर फैमिली है, सब काम पे जाते हैं, तो सबके पास वो मी टाइम, माय स्पेस, प्राइवेट स्पेस, माय फ्रीडम, ये चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। इसलिए ये वीनस एक्चुअली जो खराब था पहले दिखता नहीं था, अब दिखता है और अब ओपन हो गया। तो पहले तो हम आज जो भी रूल्स की बात करेंगे वो आज के प्रोस्पेक्टिव में करेंगे। आज के प्रोस्पेक्टिव में यही सारे रूल, वीनस 50 साल पहले भी ये रूल तो वही थे। अगर राहु वीनस को खराब कर रहा है तो 100 साल पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, 100 साल बाद भी करेगा। बिल्कुल। लेकिन हम उसे लेंगे कैसे, ये समझना है। इसलिए हमेशा वो कहा जाता है कि देश काल पात्र के हिसाब से बात करनी चाहिए, कि देश काल पात्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके चार्ट को पढ़ने में। तो हम आप जो भी बात करेंगे आज के प्रोस्पेक्टिव में करते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों के हमारे तो साथ ऐसा हुआ ही नहीं। तो तुम्हारे को वो ओपननेस मिली ही नहीं, वो कल्चर ही नहीं था। अब तो कल्चर है। हाँ, तो सर मैं मेरे व्यूवर्स को यही कहूंगी कि वो एक पेन और डायरी लेकर बैठ जाएं और अपने चार्ट में, अपने पार्टनर के चार्ट में जो सर अभी रूल्स बताने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को एक नेगेटिव साइड उसकी दिखा सकते हैं, आप इन्हें नोट कीजिए और फिर अपनी कुंडली में मैच कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि वीनस एक रिलेशनशिप का प्लैनेट है, ये हम सबको पता है। और वीनस का कलर वाइट है, जैसे चंद्रमा का कलर वाइट है। आज मैं भी वीनस बनी हूँ। तो वीनस एंड मून दोनों का कलर वाइट है, हालांकि थोड़ा सा वाइट में फर्क आता है, लेकिन एकदम सेम नहीं है। एक मिल्की वाइट है, एक वाइट है। और वाइट कलर पे धब्बा निशान सबसे पहले दिखता है, और यही सबसे पहले मैला होता है। तो क्या है इसका मतलब, वीनस और मून ये दोनों प्लैनेट सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल है, इसको सबसे ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत पड़ती है, इसको बचा के रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऑल्दो वो वीनस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। खरगोश होता है, बहुत स्वीट सा होता है, एकदम सफ़ेद होता है, लेकिन वो डरपोक होता है। वीनस भी वैसा ही है, खरगोश की तरह ही सफ़ेद, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, देखते ही मन करे इसको छू लूँ, उठा लूँ, लेकिन वो सबसे ज़्यादा डरपोक भी होता है। वीनस का भी नेचर वैसा ही है, खरगोश के जैसा। अब आप समझें, और शाइन नेचर, ठीक है। वीनस खराब सबसे जल्दी होता है, इसका कारण समझिए, क्योंकि ये रहता सूर्य के आसपास है। सूर्य है राजा और वीनस है रोमांच। राजा काम पे नहीं जाएगा, तो अगर वो खाली रोमांस में बिजी रहेगा तो पूरा प्रजा तो गई हाथ से, उसकी किंगडम गई। तो राजा जो है, और सूर्य क्या है, ईगो है। सूर्य फायर है, और वीनस भी हालांकि क्योंकि सूर्य के पास रहता है तो गर्म है, हॉट है प्लैनेट, लेकिन आप समझ लीजिए कि सूर्य के पास रहता है तो सबसे पहले ये ईगो के क्लैशेस देता है, क्योंकि सूर्य ईगो है। तो वीनस प्लस सन इज ईगो, तो सबसे पहले समझ लीजिए। और ये पूरे साल में ज़्यादातर समय सूर्य के आसपास ही रहता है, इसलिए वीनस ज़्यादातर खराबी मिलेगा आपको। ओके। और सर डिग्रीज अगर बहुत दूर हो दोनों की तो कितनी दूर होंगी, जैसे 3 घर, 3 हाउसेस हियर एंड देयर, उसके बाद तो रेट्रोग्रेड हो जाता है। सूर्य जिसमें है 2-3 आगे चला जाएगा तो रेट्रोग्रेड होकर पीछे आ जाएगा, और पीछे रहेगा तो वैसे ही लेफ्ट आउट फील करता है, छूट गया, भाग के पकड़ रहा है वो उसे।
ठीक है ना। तो इसका मतलब वीनस ज़्यादातर खराब ही रहेगा, आप ये मान के चलिए। लेकिन उसमें प्रोटेक्शन के भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अपन आगे रूल की बात करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा, वीनस सूर्य के साथ साथ मरकरी के साथ भी रहता है। अब जो भी प्लैनेट, ये खाली वीनस के लिए नहीं है, आप किसी भी के साथ लगा लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट जब भी आप बात करेंगे, दो प्लैनेट कोई भी एक साथ होंगे तो एक की एनर्जी दूसरे के पास होगी, दूसरे की पहले के पास होगी, ये आप तय मानिएगा। वो शेयरिंग होती है। जैसे हम स्कूल में जाते थे या ऑफिस में काम करते हैं तो बात करते हैं कि जैसे मैं अब मेरे घर से कुछ खाने का लेके आया, मेरे सामने वाला कुलीग कुछ खाने का लेके आया, तो मेरे साथ मेरा फूड वो भी खाता है, शेयर करता है, उसका फूड मैं भी खाता हूँ। ऐसा होता है ना हमारे हम सर्कल में। तो मेरा जैसे दो प्लैनेट एक साथ हैं तो इसकी एनर्जी इसके पास भी है और इसकी एनर्जी इसके पास भी है, तभी तो वो कॉम्बिनेशन बना, शेयरिंग हो गई ना उसकी। तो इसका मतलब एक अच्छा एक खराब, तो खराब वाला अपनी खराबी अच्छे के साथ शेयर कर लेगा और अच्छे वाला अपनी अच्छाई खराब वाले के साथ शेयर कर लेगा, ये तय है। ओके। अब वीनस जब मरकरी के साथ होगा, मरकरी से मल्टीप्लायर, तो आप सीधा थीम समझ लीजिए, वीनस कहेगा रिलेशनशिप, मरकरी कहेगा मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो रिलेशनशिप में मल्टीप्लायर इफेक्ट डाल देगा। मतलब जिसके भी कुंडली में ये युति बन रही है कि वीनस मरकरी के साथ है और मान लीजिए मरकरी की राशि में है, वर्गो में है या जेमिनाई में है। नहीं, दोनों में फर्क है। वर्गो अलग है, जेमिनाई अलग है। वर्गो में तो वीनस नीच का होता है, हाँ, जेमिनाई में नहीं होता। जेमिनाई में तो खुश है, लेकिन वर्गो में प्रॉब्लम है। ओके। तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप श्योरली देगा, वेरी हाई चांसेस। श्योर तो बाकी प्लैनेट भी देखना पड़ेगा ना, कहीं उसका शनि से कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहा, राहु से कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहा, और कोई प्लैनेट तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। कभी कभी उसमें प्लूटो इंटरफेयर कर देता है, कभी यूरेनस इंटरफेयर कर देता है, तो और बहुत सारी चीज़ों का रोल कनेक्ट हो जाता है। अभी ऊपर आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन आप पहले ये बात समझ लीजिए, वीनस और मरकरी साथ है तो रिलेशनशिप में मल्टीप्लायर इफेक्ट डालेगा ही, क्योंकि मरकरी का काम मल्टीप्लाई करना है। और आप देखें वैदिक ज्योतिष की बात करें तो विष्णु और माता लक्ष्मी, वीनस प्लस मरकरी, है ना, तो ये दोनों साथ रहना पसंद करते हैं, है ना। लेकिन जब भी सूर्य बुध शुक्र एक साथ होगा तो बुध शुक्र की तरफ नहीं जाएगा, सूर्य की तरफ जाएगा और वीनस का मूड खराब रहेगा, अकेला पड़ जाएगा। क्योंकि मरकरी को वीनस के साथ रहना पसंद है, वीनस को मरकरी के साथ रहना पसंद है, लेकिन जब राजा आ गया तो मरकरी तो सेवा में चला गया, तो वो अकेले वेट कर रही है या वेट कर रहा है वीनस कि जब वो वहां से ऑफिस से फ्री होगा घर आएगा। तो देखते हैं, आज मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक हस्बैंड वाइफ है, वाइफ घर पे, हस्बैंड ऑफिस में गए, आज वाइफ का मूड है मूवी देखने जाने का, वो तो ऑफिस में बिजी है, क्लोजिंग चल रही है, मंथली वो कुछ चल रहा है, कुछ ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, वो रात को बहुत लेट आ रहे हैं, तो उसका तो पूरा दिन वेटिंग में चला गया ना, तो उसका मूड तो खराब होना ही है। और इसको वाइस वर्सा ले लीजिए कि आजकल तो दोनों काम करते हैं, वाइफ ऑफिस में बिजी है, वो बेचारा घर पे वेट कर रहा है कि वो आएंगे तो आज मूवी देखने चलेंगे, डिनर पर चलेंगे। नहीं हो सकता कि आई एम वेरी टायर्ड टुडे, ऑफिस में बहुत लंबी मीटिंग चली, रात को 10 बज गए, क्या करेंगे आप, तो मूड खराब रहेगा। तो इसलिए वीनस और मरकरी जब दोनों साथ नहीं होते तब भी वीनस खराबी मानी है, क्योंकि पार्टनर ही नहीं है साथ में। साथ रहेगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट डालेगा, दूर रहेगा तो लोनलीनेस दे देगा। अब क्या करें, exactly. दोनों ही गड़बड़ है। हाँ, और कितने ऐसे चार्ट्स होंगे जिसमें मरकरी और वीनस नहीं है साथ, तो क्या सबका वीनस खराब है? हाँ, अगर वीनस पीछे है मरकरी आगे है तो खराब है। ओके। अगर वीनस आगे और मरकरी पीछे है तो ठीक है, क्योंकि मरकरी उससे भाग के पकड़ लेगा। लेकिन अगर वीनस पीछे रह गया और मरकरी आगे चला गया तो दिक्कत आएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन किसको फॉलो कर रहा है और कैसे कैसे कर रहा है। अब आप एक बात समझिए, वीनस अकेला इज स्टिल ओके, लेकिन अगर वो सूर्य और बुध के साथ आ गया तो वो थोड़ा ज़्यादा तंग रहता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो मल्टीप्लायर इफेक्ट डालेगा, पार्टनर कहीं और बिजी है तो ये फ्री है, लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट है तो इसके रिलेशनशिप में या तो डिस्टर्बेंस रहता है या और जगह रिलेशनशिप बनने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये क्या हर एक के साथ होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो कॉमन कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब सब जगह खराब हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्लेसमेंट आते हैं जहां पर वो उसको प्रोटेक्शन दे देता है। मैं ये बात कर रहा हूं उस जगह की जहां पर खराब रिजल्ट दे रहा है, जहां पर मल्टीप्लायर इफेक्ट के बाद मार्स बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब एक बात समझ लीजिए, कुंडली में कैसे भी योग हो और अगर मार्स में दम ना हो, मार्स पावरफुल ना हो, तो आपके मन में चाहे जितनी मर्जी इच्छाएं हो, एग्जीक्यूशन तो मार्स ही करेगा, मार्स एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर ये खराब है और मार्स पावर में है
तो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ या मल्टीपल रिलेशन की तरफ या कहीं बाहर जाएगा। लेकिन अगर मार्स ही में ही दम नहीं है, मार्स ही वीक है, तो बाहर जाएंगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। हाँ। मतलब आइडिया इच्छा होना अलग है। मरकरी आपको आइडियाज देगा, बट एग्जीक्यूशन वो मार्स नहीं कर। इच्छा होना अलग बात है, उसको एग्जीक्यूट करना अलग बात है। राइट। मेरी इच्छा तो चांद पे जाने की भी है, लेकिन साहब मेरे पास रॉकेट ही नहीं है, जाऊं कैसे? तो आप ये समझ लीजिए ना। तो आप इच्छा कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लिए, किसी भी इच्छा के एग्जीक्यूशन के लिए मार्स का होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो एरीज राशि फर्स्ट हाउस में नहीं पड़ती, क्योंकि जन्म लेने की इच्छा थी। एरीज राशि फर्स्ट हाउस में पड़ी कालपुरुष कुंडली में, इसलिए जन्म लिया। अगर इच्छा नहीं होती तो नहीं होता। मार्स ने उसे एग्जीक्यूट किया, और इच्छा दिखाते हैं 11वें घर से। इसलिए हमेशा कहा जाता है एरीज राशि फर्स्ट हाउस, 11 नंबर राशि 11वां घर, कालपुरुष कुंडली। इसका मतलब जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो इच्छा होती है, और मार्स को पावर मिलती है तो वो शरीर में प्रवेश करती है और जन्म मिलता है। ये इसका फॉर्मूला है ना। तो इसी तरीके से तो सबसे प्रबल इच्छा मार्स ही देता है। तो आपका मार्स पावरफुल होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो ये चीजें नहीं होंगी, घर में थोड़ा डिस्प्यूट होकर सेटल हो जाएगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगी। बहुत से लोग देखेंगे कि उनकी कुंडली में वीनस मरकरी की युति है, वीनस जेमिनाई में बैठा है। अब मान लीजिए अगर मैं इस युति की ही बात करूँ, एक अच्छा जुपिटर का एस्पेक्ट मिल गया इस युति को, वीनस मरकरी को, तो वो बच जाएगा ना? तो बच जाएगा। आप ये देखिए, अभी हमने मार्स की बात करी कि कौन वो उतना बोल्ड स्टेप लेगा, वो मार्स है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मार्स भी दमदार है, लेकिन वो वाले स्टेप नहीं लेते, क्योंकि बृहस्पति का एस्पेक्ट आ रहा होता है। बृहस्पति वो ज्ञान है कि नहीं, ये रास्ता गलत है, यहाँ नहीं जाना। तो बृहस्पति रोक देता है, क्योंकि बृहस्पति क्या कहता है कि जिधर बृहस्पति देखे वो उसको प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आपका मार्स खराब करने की कोशिश भी कर रहा है, मान लो मार्स भी पावरफुल है, मल्टीप्लायर वाला चार्ट भी है, लेकिन जुपिटर ने उसे देख लिया तो बोला नहीं यार कुछ और कर ले, ये मत कर, तो उसको रोक देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीनस, आप मान लीजिए 100 में से 70-80 लोगों की कुंडली में खराबी होगा, लेकिन क्या 70-80 लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। ये सोचना ही गलत है, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जुपिटर भी तो बैठा है ना। खाली वीनस मरकरी काम करेंगे, जुपिटर काम नहीं करेगा, साइलेंट पे है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। ऑल 9 प्लैनेट्स आर देयर, सबकी एनर्जी होगी। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है टाइमिंग। जब आपका समय आया ये सब करने का, इसका भी तो एक्टिवेशन एज होता है, टाइमिंग होता है। जब उसका समय आया तब उसने काम किया। जब समय आया और तब आपकी एज ही निकल गई थी, तो फिर कहां से काम करेगा? तो आपको टाइम को भी लेके चलना पड़ेगा साथ में, कि टाइम ही बताएगा। आपकी कुंडली में, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिलियनर बनने का योग है, बन गए साहब, कब बने? बोले 90 की उम्र में, 80 की उम्र में, 70 की उम्र में। तो मोटी मोटी बात क्या, उसका क्या फर्क है? जब दांत थे तो दाने नहीं, जब दाने थे तो दांत नहीं, तो क्या कर लेगा वो? तो आपको ये समझना पड़ेगा। या इस तरह के योग बचपन में ही आ गए, छोटी उम्र में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो बच्चा अभी तो कुछ उसको समझ ही नहीं है, वो कहाँ उस तरफ जाने वाला है। तो योग होना, योग का पावर, मार्स का पावरफुल होना, बृहस्पति का सपोर्ट नहीं देना, और वो टाइम आ जाना, ये सारी चीजें जब सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे तब रिलेशनशिप होगा। ऐसा नहीं होगा कि जाके सबका वीनस खराब है बोले सब अफेयर में पड़े हुए, ऐसा नहीं होता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। जब आपने उसको देख लिया और ये कनेक्शन सारे रूल मैच कर गए, नहीं, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक टाइम साथ नहीं देगा कोई घटना नहीं होने वाली। समय ही बलवान है, समय ही सब कुछ है। ये बात तय कर लीजिए। रूल नंबर 2 सर, इसी से अगर मैं कुछ और प्रॉब्लमैटिक युति की बात करूं, अगर राहु वीनस के साथ आ जाता है, मार्स के साथ वीनस आ जाता है, तो भी बोलते हैं कि इट गिव्स यू द चांसेस टू गेट इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स। देखिए, अब इसमें 2 चीजें हैं। पहले मैं मार्स को समझा देता हूँ, क्योंकि मार्स की अपन बात कर रही थी। मार्स और वीनस साथ में आ जाता है, ये खराब योग नहीं है, ये अच्छा योग है। मैं इसे अच्छा योग मानता हूँ, क्योंकि वीनस क्या है? वीनस है रोमांस, मार्स है उसको उस इच्छा को एग्जीक्यूट करना, है ना। तो ठीक है, वो यार अपना जो आपके पास जो पार्टनर है, आप डेडिकेटेडली उसके साथ भी तो इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। ये जरूर थोड़ी कि आप सब जगह ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मार्स का साथ होना इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन राहु अगर आपने कनेक्ट कर दिया, तो राहु कहता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। मैं नॉर्मल सोसाइटी के रूल मानूंगा ही नहीं, मैं तो कुछ अलग करूंगा। ओके। तो मैं कुछ अलग करूंगा मतलब कि जो
जो एथिकल है उससे बाहर जाऊंगा। अब एथिकल क्या है, सोसाइटी का रूल क्या है, सोसाइटी का रूल कैसे बनाया सूर्य ने? सूर्य ने कहा है कि शादी होनी चाहिए, रिलेशनशिप इधर लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए, सबको अपने समाज के साथ चलना चाहिए। हमारा जो पुराना सिस्टम था वो उसमें तो वो थे 4 0 से 25 साल की उम्र में, ये 25 से 50 साल ऐसे वो आश्रम बने हुए थे ना। तो उसके अंदर हाँ वानप्रस्थ तक जाएगा और संन्यास आश्रम तक जाएगा 75 एंड 100 तक। अब तो 100 की उम्र बची नहीं है लोगों की, लेकिन जब वो थी तो 75 से 100 साल ये फॉर्मूला था। ये किसने बनाया? सूर्य ने। सूर्य ही तो राजा है। तो समाज के कायदे कानून कौन बनाएगा? हु विल ओन एंड मेंटेन इट? द सन। अब क्या है, राहु है। राहु कहता है जो सन कहेगा वो तो मानूंगा ही नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मैं तो ग्रहण लगाता हूं और मैं तो शनि का फॉलोअर हूं और शनि उसका दुश्मन है। तो शनि सूर्य का दुश्मन है, मैं शनि का फॉलोअर हूं, इसकी मैं सुनूंगा नहीं और ग्रहण में लगाऊंगा क्योंकि इसने मेरी शिकायत करी थी अमृत पीते वक्त। तो अब इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो साल में 2 बार सूर्य ग्रहण आता ही आता है 6 महीने में, जैसे अभी पिछले दिनों गया। 11 नंबर राशि में चल रहे ना राहुदेव। तो अभी पीछे ग्रहण गया जब सूर्य 11 नंबर राशि में थे। तो ये फॉर्मूला होता था। जब राहु से कनेक्शन हो गया तो उसका चांसेस बहुत हाई हो जाता है। अगर राहु से कनेक्शन हुआ लेकिन मार्स कनेक्ट नहीं हुआ तो आपस में झगड़ा होकर मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है। ओके। लेकिन अगर मार्स का कनेक्शन आ गया और मरकरी भी सपोर्टिव हो गया तो मल्टीप्लायर इफेक्ट लगना ही है और वो एग्जीक्यूट होना ही है। और जुपिटर भी उसे नहीं बचा रहा है तो। हाँ, जुपिटर नहीं बचा रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है जुपिटर कहता है सपोर्ट कर देता है। कभी जुपिटर भी सपोर्ट करता है, बोले चल शुरू हो जा। क्यों? क्योंकि वो भी इनके फेवर में चला जाता है। देयर आर स्पेशल रूल्स फॉर इट। लाइक देखिए, जब ये एग्जीक्यूशन का टाइम था उस वक्त जुपिटर ने ट्रांजिट में इसको फेवर कर दिया। मार्स वीनस से ट्राइन कर गया। जब इधर से राहु का ट्राइन जा रहा था, इधर से जुपिटर का ट्राइन जा रहा था, दोनों ने एक साथ किसी को ट्राइन कर दिया, वो हो गया। जैसे मान लीजिए आज की डेट में बात करें तो बृहस्पति 3 नंबर राशि में, राहु 11 नंबर राशि में। तो आप देख लीजिए बहुत जगह ऐसा कनेक्शन जाएगा जहाँ पे ये अब एक 3 है और एक 11 है, तो ट्राइन की राशि क्या बची? 7 नंबर राशि, या तो 5 है या 9 है। तो 7 नंबर राशि वाले वीनस वाले इस वक्त थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेटेड है। ट्राइन बन रहा है ना, राहु से भी बन रहा है और जुपिटर से भी बन रहा है। अब ये सपोर्ट में चलेगा तीनों, ये ट्राइन बन गया पूरा। ये समझना पड़ता है ऐसा। और ऐसे में किसी की दशा अंतरदशा सपोर्टिव हो, एज साथ दे रही हो, शनि का भी फेवर आ रहा हो, तो शनि है टाइम, बोले टाइम आ गया, शुरू हो जाइए। सर, ये जो राहु की हमने बात की, इसको मैं डिफरेंट तरीके से समझती हूँ। मान लीजिए हम राहु की 3 दृष्टि जो काउंट करते हैं, 5th, 7th, 9th, अगर ये तीनों एस्पेक्ट वीनस को मिल रहे हैं किसी की भी कुंडली में, तो वो कैसे, ये जो हमने आउट ऑफ द बॉक्स बातें की जो राहु देता है, ये कैसे शो करेगा? तीनों तो एक साथ मिल ही नहीं सकते, कोई एक मिलेगा। डिफरेंट कुंडली से बात कर रही हूँ। ट्रांजिट की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी की कुंडली में राहु 5th एस्पेक्ट कर रहा है, किसी की में 7th कर रहा है, किसी की में 9th कर रहा है, या किसी की में राहु और वीनस साथ ही बैठे हैं। अब आप पहले इसको तीनों को अलग अलग समझते हैं। पहले तो 7वीं ले लेते हैं, तो 7वीं में तो केतु बैठा है। हाँ। तो वीनस के साथ केतु आना भी रिलेशनशिप ब्रेकअप का सिम्टम है। केतु का काम है तोड़ना। तो वीनस के साथ केतु, रिलेशनशिप ब्रेकअप। अब एक ब्रेकअप होगा, फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो तो क्या? व्हाट इज मल्टीप्लायर? एक बात समझिए, एक ये होता है आपका एक रिलेशनशिप चला, ब्रेक हुआ, दूसरा शुरू हुआ, ब्रेक हुआ, तीसरा शुरू हुआ, ब्रेक हुआ, पैरेलल नहीं चल रहा है। एक मल्टीप्लायर वाला ये होता है पैरेलल, एक साथ 2-3 चल रहे होते हैं। एक और तरह का रिलेशनशिप होता है, आपकी मैरिज भी होगी, साथ में आपका चल रहा है। तो ये बाद वाले दोनों तो एक जैसे ही हैं, चाहे 2 आपने एक साथ अफेयर रखे हुए हैं या शादी और प्लस एक एक्स्ट्रा मैटर रखा हुआ है, ये 2 तो एक कैटेगरी में आ गए। लेकिन जो वो वाला है जिसमें एक ब्रेकअप, फिर दूसरा होना, फिर उसका ब्रेकअप या तीसरा होना, इस तरह का चलता है, तो आपको इन दोनों सेपरेट करना पड़ेगा। जहां आ गया केतु, उसका काम है तोड़ देना, ब्रेकअप। अच्छा, तो वो उसको ब्रेक करा देगा। जैसे ही वो उसे ब्रेक कराएगा, फिर जब भी उसका नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसका नया रिलेशनशिप फिर हो जाएगा। आजकल तो कॉमन है ये। देखिए, अब क्या है, कल्चर ओपन हो गया है। तो मैरिज आजकल ज़्यादातर लोग लेट कर रहे हैं, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, है ना, 40 तक जा रहे हैं, उसके बाद उनकी मैरिज हो रही है। तो पहले तो वीनस बीच में एक्टिवेट हुआ ही होगा। वीनस का एक्टिवेशन एज तो 25, 25वां साल वीनस का, 25-26 एक्चुअली दोनों ही वीनस के होते हैं, लेकिन प्राइमरी 25 का होता है। जैसे 25वां होता है वैसे 37.5 भी होता है वीनस का, यानी 38th ईयर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट वीनस, ये ध्यान रखिएगा। तो
तो आप देख लीजिए जो जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले हैं, जब वो 37 38 में आते हैं तब उनका ज़्यादा समय ऑन होता है, क्योंकि वीनस वहाँ बैठा है। रियली? यस, क्योंकि वीनस वो एक्टिवेट करता है, उस समय वो आता है। तो या अब वीनस का हमेशा सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं है, वीनस व्हीकल भी तो है, तो आप उस वक्त गाड़ी भी तो खरीद सकते हैं। वीनस आप देखिए, शुक्र 4 नंबर राशि में दिग्बली होता है, जैसे चंद्रमा और शुक्र 4 नंबर राशि में होते हैं, मंगल सूर्य 10th में, बृहस्पति मरकरी लगन में, फर्स्ट में। तो चौथा घर यानी आपका घर भी तो है। तो हो सकता है 38 रनिंग 38 में 37 क्लोज करते ही लोग या अपने घर में एनहांसमेंट करते हैं, रिनोवेट करते हैं, नया फर्नीचर खरीद के लेके आते हैं, नया पेंट वेंट कराते हैं, तो वो भी तो वीनस का ही काम है। वीनस इज ब्यूटी, वीनस इज ब्यूटिफिकेशन। तो आपने घर को सुधार लिया, घर को अच्छा कर लिया, ये भी वीनस है। अगर ये नहीं किया, गाड़ी खरीद ली, ये भी वीनस है। और नहीं तो तीसरा ऑप्शन तो अपन डिस्कस कर ही रहे हैं। तो वीनस जब जब ऑन होगा कुछ ना कुछ तो कराएगा, क्योंकि हर प्लैनेट का काम है, जब मैं एक्टिवेट होऊंगा, मैं जिस जिस चीज को रिप्रेजेंट करता हूं वो उस तरह के इवेंट आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर एक्टिवेशन एज की बात करो तो वीनस इज 25, ऐसे ही 37 जैसे ही क्लोज होता है, 37 38 वाला जो एज होता है वहां पे वीनस का ऑन होता है, तो वो शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। प्लस उस वक्त शनि और बृहस्पति सपोर्ट करने चाहिए। जब भी बृहस्पति ट्रांजिट का बृहस्पति वीनस को देखे, चाहे 7वीं दृष्टि से, चाहे 5वीं दृष्टि से, चाहे 9वीं दृष्टि से, वीनस का समय शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी हमने बात करी एक्टिवेशन एज की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एक्टिवेशन एज में ही अपना काम करेगा। इसका अगर ऐसा ही होता तो सबकी शादी तो 25 में होती है, फिर वेट करना पड़ता 37 38 तक। ऐसा नहीं होता। जब भी ट्रांजिट का बृहस्पति वीनस को देखेगा, बर्थ चार्ट में वीनस को देखेगा, तो आपकी जिंदगी में रोमांस, शॉपिंग, फॉरेन ट्रैवल, 5 स्टार होटल्स में या प्रीमियम जगहों पे जाना, वहाँ स्टे करना, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना, रिलेशनशिप में आना, गाड़ी खरीदना, ये सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। ऑन होंगे, जैसा आपने कहा कि अब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें ही हो, लेकिन कुछ 3-4 चीजें तो ऑन हो ही जाती हैं। आप इसको लेके चले, 3-4 चीजें तो ऑन हो ही जाती है। तो अगर हम रिलेशनशिप के अलावा भी बात करें तो ये सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। तो जब भी जुपिटर उसको देखेगा, टाइम ऑन हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, शनि। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट तो शनि है, क्योंकि जिसके साथ शनि मीन समय, जिसका समय ही ऑन नहीं है, जो मर्जी करता रहे, कुछ नहीं होना। तो समय ऑन होना सबसे ज्यादा जरूरी। तो सैटर्न का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल रिलेशनशिप में या ब्रेकअप करके दूसरे रिलेशनशिप में जाने में शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि शनि है दुख। आपका एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ तो दुख तो मिलेगा ना, तो दुख बांटने का काम तो शनि के पास है, बोले बांट दो। तो जब तक शनि पिछले वाले में दुख, तकलीफ, पेन, प्रॉब्लम नहीं देगा, लोग आगे वाले में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब शनि किस चीज का प्लैनेट है? बोले ब्रेकअप, उसी का तो दुख है। या शनि है ड्राइनेस। आपकी कुंडली में मान लीजिए 5वें घर में, किसी की कुंडली में मान लीजिए 5वें घर में शनि आ गया, तो उसका रिलेशनशिप से रिलेटेड ड्राइनेस आ गया। 7वें घर में शनि आ गया, रिलेशनशिप से रिलेटेड ड्राइनेस आ गया। 5वां घर रोमांस, 7वां घर मैरिज, तो ड्राइनेस आ गया। तो 5वां या 7वें घर का शनि रिलेशनशिप को स्पॉइल करता है। मैंने अक्सर देखा है कि 5वें घर का शनि मल्टीपल ब्रेकअप देता है। एक ही नहीं, मल्टीपल। बहुत बार ऐसा होता है कि शादी आपने तय कर लिया, मैं इसके साथ शादी करनी है, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर किसी और के साथ मैरिज हुई। ये 5वें घर का शनि या लियो का सैटर्न देता है। शादी किसी और के साथ करना चाहते थे, फाइनली कहीं और हुई। लियो का सैटर्न या 5वें घर का सैटर्न, ये इसका काम है। 7वें घर का शनि डिलेड मैरिज देता है, लेट, और रिलेशनशिप में ड्राइनेस देता है। बड़ा इंटरेस्ट नहीं है पार्टनर में, आफ्टर सम टाइम लूज इंटरेस्ट, कि यार नहीं अब ठीक है रहने दो। तो वो जो रोमांस जैसा होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, वो रहता ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक मोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 20 साल 30 साल आपके रोमांस के लिए अच्छा ड्यूरेशन होता है ना। जैसे मान लीजिए किसी का 20 से, एक एग्जांपल लेते हैं राउंडेड ऑफ, 20 से 50 साल की उम्र तक, 55 साल की उम्र तक, इट इज़ अ गुड टाइम फॉर रोमांस एंड रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन अगर शनि साथ में बैठा है तो 50 तो भूल जाइए, वो तो 40-45 तक बोले आप रहने दे यार, इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसे में मरकरी वीनस का कनेक्शन आ गया तो फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं और तो है, फिर वहाँ मल्टीपल में या एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ लोग बढ़ जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है, आपको ये पॉइंट्स देखने पड़ेंगे सारे जी। तो अब अपन वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। राहु का 5वां, अपन ने 7वां तो बात कर लिया वीनस के साथ केतु। अब आइए 5वां और राहु का 9th। जब भी वीनस से राहु ट्राइन होगा,
वो रिलेशनशिप में नेचुरल चीज़ों के खिलाफ होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, डिफरेंट कास्ट में, क्योंकि पहले वाला कास्ट सिस्टम था, आजकल तो कास्ट सिस्टम चलता नहीं है। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सोसाइटी। अब आप कहेंगे विदेशी, राहु विदेशी भी है। अब आप कहेंगे साहब हम तो इंडिया में ही हैं और हमारी शादी इंडिया में ही हुई है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पंजाब का ओरिजिन हो, शादी महाराष्ट्र में हो रही है, क्योंकि ये दो अलग कल्चर है, अलग थॉट प्रोसेस है। महाराष्ट्रियन इज़ अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल ना, जैसे एक नॉर्थ इंडियन है, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है ना, और साउथ इंडियन है, उनका अलग लाइफ स्टाइल होता है, उनका अलग सिस्टम होता है, वो अलग तरीके से रिलेशनशिप को या लाइफ को ज़िंदगी जीते हैं। तो ये भी डिफरेंट है, यानी आप डिफरेंट तरह के डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट फैमिली एनवायरनमेंट में राहु ले जाता है, या फॉरेन। ओके, राहु विदेश भी तो है। और अगर राहु के साथ वीनस का कनेक्शन आ गया तो बहुत बार मैंने नोटिस किया है ये जो घटनाएं होती हैं रिलेशनशिप में ट्रैप हो जाने वाली, जैसे अपन बात करते हैं वो क्या बोलते हैं, हनी ट्रैप, वो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन और ये 5 और 9 के साथ अगर कनेक्शन आ गया तो उसके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। मतलब वही अगर 5वीं दृष्टि है या 9वीं दृष्टि है राहु की वीनस से, ओके, तो दैट मीन्स वीनस से ट्राइन हो गया ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो वो उस तरह की, और उसमें अगर आपका समय खराब चल रहा है तो ये ट्रैप वाली स्थिति बन जाती है, ये समझना पड़ता है। तो ऐसा आपको ये सारी चीज़ देखनी होगी, प्लस मल्टीप्लायर इफेक्ट तो डलना ही पड़ेगा, मल्टीप्लायर के बगैर तो नहीं होगा, और वो नेचुरली होता ही है। मरकरी के साथ होगा, मरकरी की राशियों में होगा, तब भी हो जाएगा। जैसे भी आपने 3 नंबर राशि की बात करी, तो 3 नंबर राशि, मरकरी की 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि, 6 नंबर राशि में तो वीनस यानी कन्या का तो वो होता है, वीनस काफ़ी खराब होता है, नीच का माना जाता है। हालांकि इसके भी 2 डिफरेंट एस्पेक्ट, अभी उस पर आता हूँ। पहले हम जेमिनी से शुरू करते हैं, क्योंकि मरकरी का जेमिनी राशि है ना, पहली राशि। जेमिनी क्या है? 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि है करेज की, 3 नंबर राशि है कम्युनिकेशन की, 3 नंबर राशि है मल्टीप्लायर भी है, क्योंकि 3 नंबर राशि का जिसका जेमिनी का वीनस होगा उनको पार्टनर हमेशा चाहिए ही होगा। वो अकेले समय नहीं बिता सकते, उनको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन, अब खुद से तो कोई बात करेगा नहीं। ट्विंस है ना, तो हाँ, ट्विंस भी है, आप सिंपल देख लीजिए, ट्विंस है। हाँ, कोई खुद से वैसे बात नहीं करेगा, तो उसको 3 नंबर राशि का यानी जेमिनी का वीनस कहेगा आई नीड समवन जिससे मैं बात कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं, संवाद कर सकूं, तो उसको कोई ना कोई पार्टनर, कोई ना कोई साथी चाहिए होता है। तो वहां आ गया। अब आप आइए मरकरी की दूसरी राशि 6 नंबर राशि, यहाँ तो वीनस नीच का है, यहाँ तो नेगेटिव है। ये लोग, इनके साथ बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे तो मरकरी मल्टीप्लायर इफेक्ट डालता है, लेकिन 6 नंबर साइन का यानी कन्या का मरकरी अगर साइलो में चला गया, अगर कोई और प्लैनेट सपोर्टिव नहीं है, तो ये अपने पार्टनर के लिए इतना चूजी हो जाते हैं कि उनको वैसा ही चाहिए। उसके चक्कर में लाइफ में बहुत लंबे समय तक इनको लोनलीनेस के साथ रहना पड़ता है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मान लीजिए वीनस 6 नंबर राशि का किसी का, उसका टाइम पे मैरिज भी हो गया, बृहस्पति का ट्रांजिट आया, उसने मैरिज करा दिया, या उसका कोई रिलेशनशिप था वो करा दिया, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से उसका ब्रेकअप हो गया। अब उसको दूसरा पार्टनर चाहिए। वो पार्टनर उसको अगला, बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, 8 साल, 10 साल, 12 साल का ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उनको सेलेक्टेड टाइप का ही पार्टनर चाहिए। मुझे ऐसा ही बंदा पसंद है, या ऐसा ही चाहिए मुझे मेरा पार्टनर। मतलब वर्गो वीनस वाले इतने ज्यादा इतने चूजी हो जाते हैं। ऑल्दो सबका टाइप होता है, बट वर्गो सबसे ज्यादा चूजी होते हैं। ओके, पार्टनर को लेकर वर्गो वाले सबसे ज्यादा चूजी होंगे, बाकी इतने नहीं होंगे। वर्गो वाले सबसे ज्यादा चूजी होंगे। उस चूजीनेस के चक्कर में वो उनका रिलेशनशिप में वो स्पॉइलर हो जाता है। तो वर्गो वालों को ध्यान रखना चाहिए, ये इतना चूजी मत हो कि जिंदगी निकल जाए। फिर आप 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल के ऊपर जब आप आराम से बैठे हैं, सोच रहे हैं मेरे ज़िंदगी में पीछे क्या किया, तो ये वाला एंगल है, इंतज़ार में ही ज़िंदगी चली गई। वो था ना, 4 दिन लाए 2 इंतज़ार में चले गए, वो जो इस तरह का एक वो शेर है। तो वो होता है वर्गो वाला। अब आते हैं किसी और प्लैनेट को भी ले लेते हैं। मान लीजिए वीनस अपनी ही राशि में, या तो टॉरस का है या लिब्रा में, ये भी फेवरेबल है। लिब्रा वाला वीनस इज फैंटास्टिक। मैं, आप मुझसे पूछें लिब्रा वाला वीनस बहुत बढ़िया, 7वीं राशि रोमांस की है, और वही वीनस बैठा है, तो आप ये मान लीजिए इनका रिलेशनशिप हुआ
और इनके करियर में, इनकी लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हुई, क्योंकि 7 नंबर राशि का पैसे से बहुत इंपॉर्टेंट संबंध होता है। तो और 7 नंबर राशि कुंडली का 7वां घर, रिलेशनशिप प्लस पद प्राप्ति, 7वां घर कुंडली का। तो 7 नंबर राशि, और देखिए 7 नंबर राशि में राहु का नक्षत्र होता है स्वाति, वो भी वही है। तो आप ये समझ लीजिए जैसे 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 11 नंबर, 3, 7, 11 तीनों में राहु का नक्षत्र है। 11 में शतभिषा, इधर स्वाति और उधर आद्रा है। तो 7 नंबर राशि वाला सबसे, अगर आप मुझसे पूछें इन तीनों में सबसे अच्छा नक्षत्र कौन सा है, राहु का। वैसे राहु के नक्षत्र अच्छे नहीं थे, तो स्वाति इज द बेस्ट। और वहाँ पे वीनस का होना, ये या 7 नंबर राशि में होना, खुद की राशि है, बहुत बढ़िया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है। लेकिन अगर इसके साथ में मरकरी मिल गया और सन नहीं मिला, तो आप 2 बात समझते हैं। अगर मरकरी मिला तो मल्टीप्लायर इफेक्ट डाला, अगर सन मिल गया साथ में तो वो एक अलग तरह का चैलेंज करता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए किसी की कुंडली में 7वें घर या 7वीं राशि में सूर्य बैठा हो और शुक्र बैठा हो, साथ में मरकरी बैठा हो नहीं बैठा हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सूर्य और शुक्र बैठा हो, या फॉरगेट अबाउट वीनस को भी, खाली सूर्य बैठा हो, तब भी रूल लगेगा। 25वां साल जैसे आपकी जिंदगी में, 22वां साल और 25वां साल, दोनों ईयर बता रहा हूँ, 22nd और 25th, स्पेशली 25th, जैसे ही आप रिलेशनशिप में गए, फादर की जिंदगी में कोहराम मचना शुरू हो जाता है। फादर की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आती है। फादर के हेल्थ में, फादर के करियर में मेजर चैलेंजेस आते हैं। जिनका वीनस सन के साथ बैठा, हाँ, या सन लिब्रा का हो, क्योंकि नीच का। लिब्रा की एनर्जी भी तो रिलेशनशिप की है। तो सूर्य नीच का हो गया, जैसे ही आपने उसको एक्टिवेट किया रिलेशनशिप करके, अब किसी भी कोई भी चीज समझ लीजिए, जिस प्लैनेट को, जिसका जो सिग्निफिकेशन है, आपने जैसे ही वो उसको ऑन किया, उसकी राशियां ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। सूर्य 7 नंबर राशि में बैठा है, वीनस कहीं पे भी बैठा है, आप रिलेशनशिप में आए, जैसे ही आए 7 नंबर राशि ऑन हुई, सूर्य ने अपना काम करना शुरू कर दिया, फादर की जिंदगी में ट्रबल आना शुरू हो गया। इसलिए अगर सूर्य 7वें घर में हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 25वें साल में शादी बिल्कुल ना करें, और उस साल तो रिलेशनशिप भी अवॉइड करें, क्योंकि फादर के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। लेकिन अगर वीनस 7 नंबर राशि में हो, सूर्य ना हो वहां पे, तो सूर्य कहाँ होगा, 1 आध 2 घर आगे पीछे। तो 25वें साल में अगर आपने शादी करी तो इट इज गुड, क्योंकि वो ऑन हुआ, जैसे ही वो ऑन हुआ वो करियर में ग्रोथ दे देगा। तो इसको ऐसे भी देखते हैं। अब अगर जुपिटर ने, अगर मरकरी साथ में बैठा है, मरकरी और वीनस बैठे हैं, तो वो आगे जब वो ऑन होगा वो मल्टीप्लायर इफेक्ट डालेगा। अगर ऐसे में वीनस प्लस मरकरी इन 7 नंबर साइन और 7वां घर, इन दोनों में से कहीं पर भी हो, और साथ में राहु का ट्राइन आ जाए, तो आप ये मान के चलिएगा ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने का सबसे बड़े योगों में से एक है। हालांकि और भी बहुत सारे योग हैं। 3 नंबर राशि जेमिनी में आ जाए, 5 नंबर राशि लियो में आ जाए। अब जो राशि बोल रहा हूँ वो हाउस भी ले लीजिएगा, 3rd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। हालांकि 8th हाउस वाला भी होता है, लेकिन 8th हाउस वाले बेचारे दुखी ज्यादा रहते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम। स्कॉर्पियो है ना, या तो स्कॉर्पियो 8th हाउस, तो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन और पेनफुल वो देता है। तो इसके साथ ये योग बन जाता है। मान लीजिए इनमें 3rd, 5th, 7th, 9th एंड 12th, इन घरों में अगर वीनस प्लस मरकरी हो, अगर राहु का कनेक्शन आ रहा हो या मार्स का कनेक्शन आ रहा हो, फॉरगेट राहु, खाली मार्स का भी कनेक्शन आ रहा हो, तो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने के लिए चार्ट इज इनफ। टाइमिंग का रोल आता है, दशाएं आनी चाहिए, अंतरदशाएं आनी चाहिए, ट्रांजिट का रोल आना चाहिए, तो ये देता है। सर, हम सिर्फ शुक्र को ही प्रेम का कारक समझते हैं, रिलेशनशिप का। यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या कोई और भी प्लैनेट रिलेशनशिप या प्रेम देता है? मैडम, वो तो आप ये मान लीजिए कि कई सारे प्लैनेट हैं, जो भी प्लैनेट शुक्र को सपोर्ट कर रहा है, बर्थ चार्ट में, हर एक चार्ट में अलग अलग योग होगा, वो सपोर्ट कर रहा है, वो दे देगा। वो चंद्रमा भी हो सकता है, वो बृहस्पति भी हो सकता है, वो राहु भी हो सकता है। अब आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। कुंडली में 5वां घर रोमांस का और 7वां घर मैरिज का, यानी 5वें घर में चंद्रमा हो या 7वें घर में चंद्रमा हो, ठीक है, यानी 5 नंबर राशि का चंद्रमा हो या 7 नंबर राशि का चंद्रमा हो, तो चंद्रमा का एक्टिवेशन एज क्या है? 24, लेकिन खाली 24 नहीं है, 18 भी है, 30 भी है, 36 भी है। हर 6ठा साल चंद्रमा का एक्टिवेशन एज है, तो आप 18 ले लीजिए,
18 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, 42 ले लीजिए, 48 ले लीजिए, ये वो प्रोमिनेंट ईयर हैं जब आपको रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और आप एक फार्मूला समझ लीजिए, जहाँ कुंडली में चंद्रमा बैठा है उससे 7वां घर, वहीं आपका मन लगता है। जहाँ कुंडली में चंद्रमा है उससे 7th आपका मन लगेगा। हाँ, उसका आपका मन वहीं लगेगा और वही आपको एक्टिवेट करना है। तो यानी 5वें घर का मून है, तो जैसे ही आप पैसे गिनना शुरू करेंगे आपका मूड ठीक हो जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपका मूड ठीक हो जाएगा। अगर आपका लगन का मून है तो जैसे ही आप रिलेशनशिप में जाएंगे आपका मूड ठीक हो जाएगा। 7वें घर का मून है, जैसे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, नया शॉपिंग करके आएंगे, थोड़ा सा फ्रेश रेडी होंगे, आपका मूड ठीक हो जाएगा। आपके घर का चंद्रमा 8वें घर का, जैसे आप कुछ खाएंगे Really? हाँ, तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। Okay. ऐसे ही जैसे ये रूल इसके साथ लग रहा है, क्या नाम है, चंद्रमा के साथ, ठीक यही रूल आप वीनस के साथ लगा लीजिए। लेकिन वीनस में रिलेशनशिप लगाइएगा और ये ऐसे ही मैच कर जाएगा। जैसे अगर जैसे मान लीजिए किसी के लगन में वीनस है, तो जब उसका जैसे ही रिलेशनशिप होगा उसका मूड ठीक होने लग जाएगा, उसका वीनस काम करना शुरू हो जाएगा, उसका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि मेरा वीनस बहुत खराब है या मेरा वीनस बहुत अच्छा है, तो कैसे वो अच्छा हो, उससे 7वें घर की एक्टिविटी शुरू कर दीजिए, वीनस विल बी बेटर। जैसे मान लीजिए किसी का वीनस 9th हाउस में है, तो आप 3rd हाउस का वीनस 3rd हाउस की एक्टिविटी ऑन कर दीजिए, वीनस ठीक होने लग जाएगा। यानी आपका प्रेजेंटेशन में ब्यूटिफिकेशन कर दीजिए, एनहांसमेंट कर लीजिए। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन है। आप में उसमें स्मार्ट दिखने शुरू हो जाइए तो वीनस ठीक हो जाएगा। या आपका वीनस 3rd हाउस का, तो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑन कर दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दीजिए। आपका 3रे से 7वां 9th हाउस का वीनस लॉर्ड शिवा की, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करते जाइए, आपका मूड ठीक रहेगा, आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंटर्स होते हैं, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए, वो करते रहने से आपका वीनस इंप्रूव होता जाएगा। अगर आपका वीनस में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो ये उसका एक सटीक उपाय है। दूसरा, हम बात कर रहे थे मल्टीपल रिलेशनशिप की, और कौन सा प्लैनेट दे रहा, तो वीनस के साथ हमने मून का बात किया। एक और योग है जो ये कहता है कि आपका मैरिड लाइफ ठीक नहीं चलेगा, या उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगा। तो जब आपका मैरिज हुआ, मैरिड लाइफ ठीक नहीं चला, तो चांसेस होते हैं लोग इधर उधर देखते हैं कि यार मेरा यहाँ घर में ठीक नहीं चल रहा, तो कहीं उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं। जब भी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र आपस में सिंक में ना हो और एनिमी हो जाएं, जैसे बृहस्पति और शुक्र आपस में 6-8 हो जाएं, यानी एक से दूसरे गुणों के 6 और दूसरे से पहले को गुणों के तो 8, 6-8 प्लेसमेंट हो जाए, मतलब दोनों पार्टनर्स के चार्ट में? नहीं, खुद के चार्ट में। उसी के तो रिलेशनशिप चैलेंज है। जिसके रिलेशनशिप चैलेंज है वही मल्टीपल रिलेशनशिप या ब्रेकअप उसी का होगा, फिर वही दूसरे में जाएगा। जो अपने पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं है वही तो बाहर इधर भटक रहा है, तो आपको पहले वो योग समझना पड़ेगा। अब जैसे आपने कहा ना, कौन इग्नाइट करता है, तो अब जैसे इसमें बृहस्पति इग्नाइट कर रहा है, वीनस और जुपिटर आपस में 6-8 हैं या 2-12 हैं, ये दोनों प्लेसमेंट खराब है। तो इसका मतलब ये है कि इसके इधर उधर भटकने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि अपने पार्टनर के साथ ये हैप्पी नहीं है। अब सवाल ये आएगा कि इसका कोई और रिलेशनशिप हो, वहां हैप्पी रहेगा क्या? लंबे समय नहीं, फिर वो कहीं और जाएगा। क्योंकि वो खुद से खुश नहीं है, उसके चार्ट में रिलेशनशिप का सुख है ही नहीं ना। ये तो प्रारब्ध का ही पार्ट है ना। फिर तो कोई कह देगा कि ये तो मेरी कुंडली में ही है, मैं तो लिखवा तो सब कुछ कुंडली में तो लिखा है। जिसकी कुंडली में योग ही नहीं है वो कहां से करेगा? जिसकी कुंडली में योग है और उसके पास इतना करेज है, या उसके पास इतना टाइम है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है, वही कर पाएगा, बाकी तो नहीं कर पाएगा। सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाहूँगी और आई एम श्योर कि व्यूअर्स बहुत अग्री करेंगे। हम बहुत सी ऐसी मैरिजेस देखते हैं, स्पेशली लव मैरिजेस, कि आपने खुद ने एक पार्टनर को पसंद किया, शादी के कुछ साल बाद तक वो रिलेशनशिप अच्छा चला, फिर वो दो लोग जिन्होंने एक दूसरे को पसंद किया था वही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। देखिए, इसमें मैं एक पॉइंट आपको ऐड करता हूँ इसमें रूल्स के हिसाब से। देखिए, हम कुंडली भी मिलाते हैं, तो कुंडली मिलाने में आपने उसमें गुण मिला लिए, 36 में से किसी के 28 मिले, 30 मिले, 32 मिले, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलना चाहिए, जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जिसके गुण मिले वो शादियां भी टूटी हैं, जिसके बहुत कम मिले दे आर लिविंग अ हैप्पी मैरिज। यस, तो इसका मतलब इन रूल्स के बाहर भी कुछ है, और जो रूल के बाहर है वही रिलेशनशिप में जाएगा।
क्या है वो? अब आप समझ लीजिए, जैसे आप किसके तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे, यानी आप, वीनस क्या है, नेचुरल अट्रैक्शन। तो मेल का और फीमेल का दोनों का वीनस आपस में सिंक होगा तभी नेचुरल अट्रैक्शन होगा। यानी ये दोनों एक ही राशि में बैठे हों, एक ही घर में बैठे हों, आमने सामने हो, 5-9 हो, ये तो बेस्ट प्लेसमेंट है। तो ये नेचुरल अट्रैक्शन हो गया। दूसरा, अब आपको ये देखना है कि नेचुरल अट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन आपके मन मिले कि नहीं मिले। मन का कारक कौन है? चंद्रमा। तो जैसे वीनस को मिलाया वैसे चंद्रमा को मिलाइए। जब आपने चंद्रमा को भी मिला लिया, आपस में सिंक हो गया, दोनों के चंद्रमा आपस में एनिमी नहीं होने चाहिए, वरना तो झगड़े होंगे। तो अगर मैं इस रूल को और क्लियरली बोलूं, आप अपने और अपने पार्टनर के चार्ट में सबसे पहले वीनस देखिए कि दोनों का, वीनस और मार्स किस राशि? नहीं, दोनों का वीनस। ओके। मेल और फीमेल दोनों का वीनस अगर आपस में सिंक कर रहा है तो नेचुरल अट्रैक्शन है। सर कौन कौन सी वो कॉम्बिनेशन है? जैसे 2-12 बोलते हैं। 2-12 खराब है, 6-8 खराब है। अच्छा, 6-8 और 2-12। 2-12 ये खराब है, तो ये तो लेना ही मत, इसको तो बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि ये दोनों तो लॉसेस और खराब के एनिमिटी के। अगर आप दोनों के वीनस इस प्लेसमेंट में है तो दैट्स नॉट अ गुड। करेक्ट। तो अगर यहाँ नहीं है तो आप मोटा मोटा मानिए ज्यादातर ठीक है, हालांकि 4-10 भी बहुत अच्छा नहीं होता, एवरेज होता है, बट इट इज स्टिल ओके, है ना, नॉट बैड। तो दोनों का वीनस मिलाया, वीनस दोनों का अच्छा था। फिर आपने दोनों का चंद्रमा मिलाया, यानी चंद्रमा क्या है? मन। तो नेचुरल अट्रैक्शन हुआ और मन मिला, तो भी तो आपका बात करने का मन करेगा, साथ में रहने का मन करेगा। और फिर दोनों का मार्स मिलाया। मार्स कह रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या आप दोनों का मार्स एक दूसरे को इतना सपोर्टिव है? तो अब आपस में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि चंद्रमा मिल गया, मार्स मिल गया, लेकिन वीनस नहीं मिला, तो थोड़े दिनों बाद आपस में कनेक्शन खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट खो देते हैं, फिर वो इधर भटकते हैं। और जुपिटर का क्या रोल है सर? जुपिटर भी मिलाएंगे? नहीं, जुपिटर इस रिलेशनशिप में मिलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जुपिटर तो कारक है विवाह का। नहीं, वो जुपिटर विवाह का कारक है, लेकिन वो तो आप इंडिविजुअल चार्ट में देखेंगे ना कि इसकी कुंडली में जुपिटर और वीनस आपस में 6-8 तो नहीं है, 2-12 तो नहीं, कि अच्छा, वो हमें इंडिविजुअल मिलाना है। तो जुपिटर और वीनस एक चार्ट में, जुपिटर वीनस इस चार्ट में, ये आपस में मिलाइए कि इसकी कुंडली में क्या योग है, शादी चलाने का योग है, झगड़े का योग है, इसकी कुंडली में शादी चलाने का योग है, झगड़े का योग है, ये दोनों आपने मिला लिए। फिर ये दोनों आपस में कैसे मिलते? कुंडली मिलाना इज अ टास्क, आपको प्लैनेट टू प्लैनेट मिलाना पड़ता है। अब आइए एक और डिफरेंट एस्पेक्ट अब इस पे लेके जाता हूं। आपने ये तीनों मिला लिए, लेकिन अभी एक चीज मिलाना बाकी रह गई, जिसका नाम है शनि। ओके, हाँ, कर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो आप शादी को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह? हाँ, आप शादी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करेंगे कि कहेंगे मेरे को नहीं निभानी? यस, वो समझना जरूरी है। अगर शनि शुक्र का एनिमिटी के साथ आ गया, रिलेशनशिप के लिए आ गया, तो वो बिगाड़ के छोड़ेगा। कैसे? एग्जाम्पल जैसे, हालांकि शुक्र और शनि दोनों एक दूसरे के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। शनि शुक्र की राशि में ही उच्च के होते हैं, लेकिन शनि है तो दुख के देवता, उच्च के होंगे तो भी दुख तो देंगे, कम दे देंगे, कम दे देंगे, देंगे तो सही। और जिस कुंडली में वीनस के साथ सैटर्न होता है, वहां हस्बैंड वाइफ में ओवर पॉजिटिवनेस होती है। वीनस के साथ फोन चेक कराओ, तुम्हारा इंस्टाग्राम चेक कराओ, तुम्हारा ये चेक कराओ, आज कहाँ गए थे, वेरीफाई कराओ। अभी ये तरह के चैलेंजेस आते हैं वीनस के साथ सैटर्न। तो एक जना वो वेरीफाई करता है और दूसरा फिर इरिटेटेड रहता है, बोले ये क्या चल रहा है यार। मतलब मैंने शादी करी है कि एप्लीकेशन रोज लेके कोर्ट में खड़ा हूँ, सब चेक कर लो, आज मैं ठीक हूँ, आज मैं क्लीन हूँ, आज मैंने कुछ नहीं किया। तो वो एक तरह का, एक अलग तरह का चैलेंज है। तो बहुत सारे लोग ये भी फेस करते हैं। यहाँ पे हमें इंडिविजुअल चार्ट में वीनस और सैटर्न का देखना है कि क्या राशि है। करेक्ट। तो आपको ये भी देखना है कि इसकी कुंडली में ये मिल तो तीनों रहे हैं, लेकिन क्या उसके घर में, उसकी कुंडली में 5वें घर का शनि तो नहीं बैठा, या 7वें घर का शनि? तो आज तो नेचुरल रिलेशनशिप है, नेचुरल अट्रैक्शन है, सब कुछ बहुत बढ़िया, मन भी मिल रहा है, लेकिन शनि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज शादी हुई 2-3 साल के अंदर ब्रेकअप करा देगा, इंटरेस्ट खो देगा? वो शनि का काम है। शनि दुख देता है। तो मान लीजिए आज किसी की शादी हुई और 2 साल 3 साल, जैसे अभी एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, स्कॉर्पियो मून है या या स्कॉर्पियो का लगन हो, वो बेचारे आजकल दुखी चल रहे हैं। क्यों? 5वें घर से शनि जा रहा है ट्रांजिट में, 8, 9, 10, 11, 12 सैटर्न इन पाइसेस। तो वो रिलेशनशिप से रिलेटेड चैलेंजेस फील कर रहे होंगे, पक्का है।
अगर उनकी कुंडली में उस वक्त कोई उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा होगा तो वो उनका रिलेशनशिप इस वक्त प्रेशर में है, चाहे वो मैरिड है चाहे वो मैरिड नहीं है, वैसे किसी रिलेशनशिप में वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि शनि दुख का देवता है। तो पांचवा घर मन का, तो मन में तो दुख ही चल रहा है, परेशानी चल रही है आजकल, ये नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। चाहे कई बार ऐसा होता है ऑफिस का प्रेशर ऐसा होता है जिसकी वजह से आपस में रिलेशनशिप ठीक ही नहीं रहती, बात करने का मन नहीं करता, तंग है छोड़ दे। तो वो सैटर्न का काम है, तो इसलिए सैटर्न तंग ना करे, वही संभालना। जैसे कई बार क्या होता है कुंडली मिलाते हैं हम, तो कुंडली मिला लिया, आपने देखा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपने देखा इसके चंद्रमा से शनि 5वां जाने वाला ट्रांजिट में एक आध साल में। मैं उनको पहले ही समझाता हूँ ये शादी तो कर लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान रखना वो जो 2-2.5 साल के लिए 2.5 साल के लिए शनि आ रहा है 5वां, वो तुम्हें तंग करेगा, तो परेशान मत होना, उपाय करके सेटल कर देना इसको। ऐसा ना हो कि झगड़े करने लगो, पहले ही अवेयरनेस दे दो। व्हाट इज द बेस्ट थिंग, एस्ट्रोलॉजर सबसे अच्छा काम क्या कर सकता है, वो उसको आने वाली परेशानियां या अपॉर्चुनिटीज पहले से ही बता देता है और आप तैयारी करके रखते हैं। यानी देख लीजिए, अगर आप शादी कर रहे हैं करिए, नो प्रॉब्लम, शादी का समय भी साथ दे रहा, सब बढ़िया, लेकिन जैसे ही मैरिज हुई 1-1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर किसी प्लेनेट का ट्रांजिट हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक कोई घटना हो गई, सब बिगड़ गया, वो तो प्लेनेट ही देगा ना। तो शादी के वक्त जब अपन कुंडली मिलाते हैं या शादी कर रहे होते हैं, तो आगे के 2-4-5 साल का ट्रांजिट तो डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 5-7 साल शादी ठीक चल गई तो नॉर्मली फिर आगे खींच चलाती है। लेकिन शुरू में ही पहले 5-7 साल में डिफिकल्टी आई, तो अगर आपने उसको दोनों को समझा दिया कि ये समय आएगा, ऐसा ऐसा होगा, बी केयरफुल, थोड़ा शांत रहना और उपाय कर लेना जब वो समय आए, तो सॉर्टेड है। लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए आजकल ब्रेकअप्स बहुत बढ़ गए हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप हो गए हैं, डिवोर्स का रेट हाई हो गया है, अवेयरनेस सबके पास ज्यादा है और पेशेंस घट गया है। ये असली रिलेशनशिप का सबसे बड़ी वजह है। और आपस में कम्युनिकेशन घर में तो खत्म हो गया और बाहर आपका सब जगह चालू है, फिर जहां मन मिलेगा वहां तो इंसान जाएगा ही। सर लेकिन ये भी कहते हैं ना कि जब आप एक लव मैरिज कर रहे हो तो आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव। और हम देखते हैं कि बहुत सारी एक्चुअल लव मैरिजेस, दे आर वेरी हैप्पी मैरिजेस। आई एग्री, बट 90% यस। कारण, अरे अगर वीनस का एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं था तो नेचुरल अट्रैक्शन कैसे हुआ? तो लव कैसे हो गया? तो नेचुरल अट्रैक्शन भी ऑब्वियसली वो वीनस, तो बिना वीनस के सपोर्ट के लव हुआ कैसे? और अगर वो हुआ तो वो चलने वाला नहीं है, बाई चांस टेम्परेरी फेज चल रहा होगा। तो जब तक वीनस से नहीं मिलेगा, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी, तब तक रोमांस और वो नेचुरल अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता ना। हम तो रोज 10,000 लोगों को देखते हैं, क्या सबके साथ थोड़ी लव कर लोगे? जिसके साथ आपका कनेक्शन बैठेगा उसका भी मन करेगा आपसे बात करने का, आपका भी बात करने का मन करेगा। देन इट टेक्स टाइम, इट इज अ प्रोसेस। ये वो तो है नहीं कि अभी सुबह 10 बजे किसी से मुलाकात हुई, 2 बजे शादी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। सही बात है। तो इट टेक्स टाइम, देयर इज अ प्रोसेस। तो बात होगा, नेचुरल अट्रैक्शन होगा, सामने वाले का भी होगा, आपका भी थोड़ा मन ठीक होगा उस दिन बात करने का, सामने वाले का मन होगा, आप थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। लव ऐसा तो है नहीं कि हर 2 घंटे में बदल गया, इट टेक्स टाइम। तो आप ये तो मान लीजिए कि अगर वीनस से वीनस कनेक्शन नहीं है तो लव होगा कैसे, ये तो बताइए। तो इसका मतलब वो तो है ही। अब वो शादी आगे चली या नहीं चली, उसके लिए बाकी सारे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। सर इस पॉडकास्ट को मैंने ऑल्दो इस नोट के साथ शुरू किया था कि हम प्रॉब्लम्स देखेंगे रिलेशनशिप में, बट आई वांट टू एंड दिस ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हम कुछ ऐसी शादियां देखते हैं, बहुत ही अच्छा यूनियन, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन और बहुत अच्छी हैप्पी मैरिज, यू नो, वी सी ओल्ड कपल्स सो मच इन लव। तो वो कुंडली में वो कॉम्बिनेशंस कैसे दिखते हैं? क्या चार्ट बताता है उन दोनों का चार्ट? अगर किसी कुंडली में वीनस को जुपिटर सपोर्ट कर रहा है तो वो आपको मिल जाएगा। ओके। हाँ, अब वो क्या क्या हो सकता है? वीनस और जुपिटर आमने सामने हो जाएं या ट्राइन में चले जाएं, ये बहुत बढ़िया योग है। ट्राइन में नहीं, वीनस से जुपिटर 5th या 9th हो या आमने सामने हो। ये इंडिविजुअलिस्टिक चार्ट या दोनों के चार्ट में? एक पहले तो इसका चार्ट और इसके चार्ट, दोनों के चार्ट में हैप्पी मैरिज। आप एक बार समझिए, 2 लोगों की कुंडली मिला रहे हैं, एक की कुंडली में तो बहुत जबरदस्त योग है, इसकी मैरिज बहुत अच्छी चलेगी, इसकी कुंडली में तो बोले खत्म है, तो फिर कैसे चलाओगे उसको? वो चला लेगा ना वो वाला जिसकी में वो बेचारा कितने दिन चलाएगा? जिस दिन उसका शनि टेढ़ा हुआ या राहु मंगल टेढ़ा हुआ तो वो इसकी जगह किसी और को चला रहा होगा, वही तो एक्स्ट्रा मेटल अफेयर है।
तो आप समझ रहे हैं ना, तो आपको जब आप कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो ये देखते हैं इसमें भी योग है अच्छे का, इसमें भी योग है अच्छे का। और अभी क्विकली विद इन आफ्टर मैरिज पहले 5-7 साल जो एक्चुअली जो पहले 5 से 7 साल का पीरियड होता है वो एक दूसरे को जानने का, समझने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, किड्स का। किसी की मैरिज हुई, उन्होंने 5-7 साल चाइल्ड बर्थ प्लान ही नहीं किया, अब थोड़ा खराब समय आया, क्या करेंगे वो? बोले यार अलग ही हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं। यही उस वक्त उनके 1 या 2 चाइल्ड बर्थ हो चुका होगा, अब वो कहेंगे यार इसका भी ध्यान रखना है, तो थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, गाड़ी चलती रहती है। तो पुराने टाइम में ऐसा होता था कि मैरिज के इमीडिएटली 1-2 साल 2-3 साल के अंदर चाइल्ड बर्थ हो जाता था। तो और हम सराउंडेड थे अपनी फैमिली के, है ना, जॉइंट फैमिली, सोसाइटी, अड़ोसी क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, बुआ क्या, हाँ ये सारे फैक्टर है ना। फिर दोनों फैमिली भी आपस में कनेक्टेड रहती थी। आजकल तो ऐसा होता नहीं। तो आपके पास आपने पहले डिले किया चाइल्ड बर्थ, पहला बैरियर आपने तोड़ दिया, तब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ की वजह से कनेक्शन है। आज दिन खराब आया तो आप एकदम तो नहीं भाग जाएंगे ना, अगर चाइल्ड बर्थ भी हो रखा है तो उसको भी तो टाइम देना पड़ेगा। बोले यार थोड़ा इसको बड़ा होने दो, फिर देखते हैं, इस बीच में बुरा समय चला गया, सेटल्ड। मेक सेंस, राइट। तो इवन चाइल्ड बर्थ इज व्हाट? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग एल्स। एब्सोल्युटली। तो आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, वो माइंडसेट ही नहीं है। तो यू आर ऑल्सो फ्री बर्ड, आई एम ऑल्सो फ्री बर्ड, चलो कहीं और चलते हैं, खत्म। आजकल तो वो भी होने लगा ना, हम दोनों ने एक साथ डिसाइड किया, कोर्ट में जाके बोला जी हम दोनों खुशी खुशी सेपरेट हो गए। बच्चा एक शादी को बांधता है। सर यहीं पर मैं केतु की भी बात करना चाहूंगी। केतु को भी डिटैचमेंट का प्लैनेट कहा गया है। आपने कहा कि मैरिज तोड़ने वाला प्लैनेट कहीं ना कहीं केतु है। करेक्ट। केतु का क्या रोल होगा? देखिए केतु क्या है, अब अपन केतु को समझते हैं। केतु है सरेंडर। आपको जहां केतु है वहां पे आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, तैयारी कर लीजिए उसके लिए। केतु पैर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो हमको घुटनों के बल आना ही पड़ेगा, वो केतु है। केतु अगर 7वें घर में है तो रिलेशनशिप में सरेंडर करना पड़ेगा। केतु 7वीं राशि में तो रिलेशनशिप में सरेंडर करना पड़ेगा। केतु वीनस के साथ है तो सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर ये केतु बहुत ही खराब है तो केतु है कट, तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप देने के लिए केतु अकेला काफी है। अगर जरा सा भी वीनस प्लस केतु एक साथ है और जरा सा भी केतु खराब हुआ तो सबसे पहले वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप देगा। और केतु भी, जैसे अभी अपन ने बात करी पूरा डिस्कशन में कि मरकरी इज अ मल्टीप्लायर, केतु इज ऑल्सो मल्टीप्लायर। अगर केतु 3 से 4 है तो मरकरी 4 से अबव है, दोनों मल्टीप्लायर है। लेकिन मरकरी जोड़ रहा है और केतु तोड़ रहा है, आप इसमें फर्क समझ लीजिए। तो वीनस प्लस केतु, इफ इट इज वेरी बैड, कोई और प्लैनेट इसको सपोर्टिव, जैसे जुपिटर ने उसे देख लिया तो बचा लिया। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा ये 3-4 ब्रेकअप तो करा ही देता है। और अगर फीमेल चार्ट में है तो सर्जरी कराता है, यूट्रस रिमूवल कराता है, इस तरह की घटनाएं कराता है। और अगर मेल चार्ट में है तो वो उसको भी उसी तरह के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर चैलेंजेस देता है, कट लगाता है, परेशान करता है ना, डायबिटीज़ दे देता है, ये इस तरह की चीज़ें देता है। इंटरेस्टिंग। तो ये केतु का काम है। तो केतु जब भी खराब हुआ और वीनस से केतु जब भी खराब हुआ, जिससे कनेक्शन हुआ उसको ले बैठेगा। आप यूँ समझ लो, वीनस के साथ आया उसको ले बैठा, मान लो 10th हाउस करियर से आया, नौकरियां बार बार छुड़वाएगा, है ना। तो अब ये तो समझ ही लीजिए, केतु मीन्स कट एंड बैड। और इसका केतु का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन आता है, यानी आपकी कुंडली में हर प्लैनेट जो भी बैठा है उसका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। केतु का कनेक्शन ये है कि ये वो चीज़ है जिसको आपको इस जन्म में सेक्रीफाइस करना है। तो वीनस प्लस केतु सेक्रीफाइसेस इन रिलेशनशिप। क्या जिसका भी वीनस केतु साथ में है वो सब सैक्रिफाइस करेंगे रिलेशनशिप? हाँ, अगर जुपिटर ने उसे नहीं बचाया तो अब तो उसमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अब बहुत बार क्या होता है, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने सेक्रीफाइस कब और कहाँ कर दिया। शांति से बैठ के देखें, पिछले 10 साल 20 साल अपने रिलेशनशिप को वॉच करें, तब समझ में आएगा कि कब कब आप सेक्रीफाइस करके आगे बढ़े। बहुत बार करना पड़ता है। तो वीनस केतु टुगेदर, इट इज़ नॉट अ गुड योगा। वीनस विद राहु, वीनस विद केतु, इट इज़ नॉट अ गुड योगा। और मैं ये अक्सर अपने सेशंस में, क्लासेस में पढ़ाता हूँ, जब मैं यही बात जरूर कहता हूँ। आप समझ लीजिए 9 प्लैनेट हैं, 7 को कोई ना कोई राशि दी, 2 को नहीं दी,
क्यों नहीं दी? तो 2 भी तो गए होंगे कि प्रभु मेरे को भी तो कुछ दे दो। उसको 2 राशि दे दी, 5 प्लेनेट को 2 राशि दे दी, सूर्य चंद्रमा को 1 दे दी, हम बिना राशि के, नाम हम आपने रखा है प्लेनेट है। तो बोले तुम्हारे को, तुमको राशि नहीं दी, तुम्हारे को ये काम दिया, तुम जहां बैठोगे वहीं तूफान मचाओगे, तुम्हारा काम खराब करना है, जाओ बिगाड़ दो। और तुम उसी का नेचर ले लोगे, जिसके साथ बैठोगे वैसे बन जाओगे। जिस राशि में बैठोगे उससे, और जिस हाउस में रहोगे उससे रिलेटेड चीजों का नुकसान कर दोगे। ओके। राहु एंड केतु इज डिजास्टरस प्लैनेट, ये खराब ही करेंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। कोई 1000 कुंडली में से 10-5 लोग होंगे जिसका राहु और केतु बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, बाकी नहीं देते। तो राहु केतु जहां बैठे वहीं सत्यानाश, और वो जिस राशि में बैठे तो उस प्लैनेट को और ले बैठे, उसको और ले बैठे। मान लीजिए राहु किसी की कुंडली में, मान लीजिए कैंसर राशि में चंद्रमा कहीं बैठा है, तो तो आप ये समझ लीजिए उसका चंद्रमा स्पॉइल्ड है। मान लीजिए लियो में बैठ गए तो उसका सूर्य स्पॉइल्ड है। मरकरी की राशि में रिलेटिवली कम स्पॉइल होता है, क्योंकि ये तो उनके फॉलोवर ही हैं, वो भी उद्दंड, ये भी उद्दंड, तो चलेगा। लेकिन अगर जुपिटर में बैठ गए तो उसका जुपिटर स्पॉइल्ड है, शुक्र में बैठ गए उसका शुक्र स्पॉइल्ड है। आप यूं लेके चलिए, चाहे राहु हो चाहे केतु हो। अब आप कहेंगे आधी दुनिया का स्पॉइल्ड है, बोले हाँ, और अगर नहीं स्पॉइल्ड होता तो इतने रिलेशनशिप चैलेंजेस आते क्यों? शांति से चल रहा होता। डिवोर्स का रेट ऑफ डिवोर्स 1-2-4% होता, अब तो 10-12% पे जा चुका। हम तो पीछे चल रहे हैं, विदेशों में तो बहुत आगे हैं। वी आर फॉलोअर्स एंड वी आर फॉलोइंग, अभी रेट बढ़ता जा रहा है। तो ये बातें समझ पड़े। तो केतु राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आपको इसकी और इंटेंसिटी देखनी है कि मेरे लिए बिगाड़ रहा है या बना रहा है, तो नवमांछा चार्ट में राहु केतु की स्थिति देख लो। कई बार आपको ऐसा दिखता है कि D1 चार्ट में शुक्र का राहु का केतु का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ तो जिंदगी में बहुत तूफान मचा हुआ है। तो नवमांछा चार्ट में जाके देख लो। नवमांछा चार्ट इज स्पेशली फॉर, D9 चार्ट इज फॉर रिलेशनशिप एंड योर लक। While we are ending this podcast, नवमांशा क्या स्टोरी बताएगा और नवमांशा को कैसे डिकोड किया जाए टू सी रिलेशनशिप चैलेंजेस? आप ये समझ लीजिए, नवमांशा चार्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आप मुझसे कहेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारी कुंडली में नवा घर हमारी किस्मत है, नवमांशा चार्ट 9th ही तो है। तो हर प्लैनेट की किस्मत, आपका लगन है D1 में, एक नवमांशा में भी लगन होगा, तो इस लगन की किस्मत, वो वहां का लगन बना D9 का। तो 9th इज लक, स्पिरिचुअल कनेक्शन, पिछले जन्म से क्या लेके आए वो नवमांशा में दिख रहा है। तो आपका D1 चार्ट बुरी तरह से पिटा हुआ है, लेकिन नवमांशा चार्ट बहुत जबरदस्त हो गया, तो आप बच गए, निकल गए आप। कि प्लैनेट कितने भी खराब दिख रहे थे लेकिन किस्मत अच्छी लेके आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा प्लैनेट आप देख रहे होते हैं, लेकिन आपने देखा मेरा सूर्य तो उच्च का है, एक्सॉल्टेड है, लेकिन नवमांशा में जाके देखा 7 नंबर राशि में बैठा है, बोला गया रिलेशनशिप, वही सूर्य स्पॉइल कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो नवमांशा इज लक ऑफ, जैसे 9th हाउस लक है, वैसे हर प्लेनेट का लक नवमांशा से दिखेगा। आपके लगन का लक, हर हाउस का लक नवमांशा से दिखेगा, वो समझना पड़ेगा। इसलिए लोग बहुत बार ये लोग कहते हैं कि नवमांशा चार्ट एक्टिवेट्स आफ्टर मैरिज। अरे नहीं भाई, वो तो पैदा होने के बाद पहले दिन से ही एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं फिर कि एक्टिवेट 28? अगर आप उसको खाली रिलेशनशिप से कनेक्ट करेंगे तो तब होगा, लेकिन नवमांशा सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बताता, आपकी जिंदगी का हर पहलू स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ नवमांशा बताता है, एग्जैक्ट टाइम के साथ। अगर आपका नवमांशा पे पकड़ है सब्जेक्ट पे, और आपका प्लैनेट के ट्रांजिट पे पकड़ है, यू कैन थ्रू नवमांशा यू कैन प्रिडिक्ट एवरी 6 आवर, अगला 6 घंटा आपका कैसा बीतेगा, यू कैन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट। ये नवमांशा की ब्यूटी है। जब आपको किसी को फाइनेंशियल कंसल्टेशन देनी होती है तो आपको नवमांशा पकड़ना पड़ता है कि तेरा कल का दिन कैसा जाएगा, आज कैसा जाएगा, परसों कैसा जाएगा। तो ये सब करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू मैं कब प्लान करूं, आप बर्थ चार्ट देख के थोड़ी तय करोगे, ट्रांजिट देख के थोड़ी तय करोगे। दशा में तो खुद दिख रहा है कि वही प्लैनेट की दशा चल रही है। वेयर इज द डिफरेंस? नवमांशा, बिकॉज वो माइन्यूट कैलकुलेशन के लिए आता है। तो इसलिए नवमांशा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एस्ट्रोलॉजी। D1 बड़ी बड़ी पिक्चर बताएगा, D9 स्पेसिफिक छोटी छोटी बातें करेगा कि अब ये होगा, 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 अब ये होगा। 2 घंटे पहले मूड खराब था, 2 घंटे बाद आप एकदम हैप्पी है। क्या हो गया भाई? वही प्लैनेट है, वही दशा है, चंद्रमा भी उसी, नक्षत्र भी वही है, लेकिन नवमांशा में पद बदल गया। गेम चेंज। इंटरेस्टिंग। एंड आई एम श्योर सर कि ये जो आज इतना डिटेल डिस्कशन हमने किया रिलेशनशिप के ऊपर, इट वुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, और यही मेरा इंटेंशन था।
हम ऐसे डिस्कशन से कुछ नेगेटिव नहीं स्प्रेड करना चाह रहे, इट्स जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। और सिंस रिलेशनशिप एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, 7th हाउस हमारा केंद्र है, तो विवाह भी हमारे जीवन का केंद्र है कहीं ना कहीं। सो आई एम सो ग्रेटफुल सर दैट यू जॉइंड अस टुडे, और इतने आपके हमेशा डीप इंसाइट्स हमें मिलते हैं, दैट एड्स टू आवर नॉलेज। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आपकी कुंडली में क्या ये प्रॉब्लमैटिक प्लेसमेंट्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन दिखा रहे हैं? आपने कितना रिलेट किया? आप मुझे अपने चार्ट की प्लेसमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं अपने चार्ट, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपने मैरिज को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सर से उनके आंसर्स आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी, ऐसे यूज़फुल डिस्कशंस जो आप और सुनना चाहते हैं आने वाले पॉडकास्ट में, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे डिकोड करें। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।